नमस्कार। स्वागत है आपका जीओवी प्राइम के विशेष कार्यक्रम में। आज हम उस खबर पर विस्तार से चर्चा करेंगे जिसका इंतजार इस देश के करोड़ों बुजुर्गों ने दशकों तक किया है। एक ऐसी खबर जो सिर्फ आर्थिक आंकड़ों में नहीं, बल्कि उन झुर्रियों भरी आंखों में चमक और कमजोर हो चुकी आवाजों में एक नई ताकत बनकर आई है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ईपीएस 95 पेंशन योजना के उन 78 लाख पेंशन भोगियों की, जिनके वर्षों के संघर्ष, अनशन, आंदोलन और अनगिनत बलिदानों के बाद आखिरकार न्याय का सवेरा होता दिख रहा है। इस वक्त की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक खबर यह है कि सर्वोच्च न्यायालय के एक अभूतपूर्व फैसले ने पेंशन की पूरी तस्वीर को बदल कर रख दिया है। अब आप सभी को, जो इस योजना के तहत आते हैं, सीधे 7,500 रुपये प्रति माह की पेंशन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। यह कोई मामूली घोषणा नहीं है। यह उन लाखों वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक संजीवनी है जो महंगाई के इस प्रचंड दौर में मात्र 1,000 रुपये या उससे भी कम की तुच्छ राशि पर अपना जीवन यापन करने को विवश थे। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम आपको बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वह नया आदेश क्या है जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। हम इस बात की भी पड़ताल करेंगे कि आखिर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने किस तरह अदालत में इस बड़े फैसले को स्वीकार किया है जिससे 78 लाख पेंशन भोगियों के जीवन में एक क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद जगी है। हम आपको यह भी बताएंगे कि पेंशन भोगी संगठनों का वह कौन सा तर्क था जिसने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया, जब उन्होंने कहा कि यदि आप हमें हमारा वाजिब हक नहीं दे सकते तो हमारा जमा किया हुआ पूरा पैसा ब्याज सहित वापस लौटा दो। इसके अलावा हम आपको सीधे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ लेकर चलेंगे, जहां पेंशन धारकों की एक और महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है, जिसमें दिल्ली के महाआंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया। इस बैठक में ईपीएस पेंशन धारकों की पेंशन बढ़ोतरी के संघर्ष को एक नई दिशा देने का संकल्प लिया गया है। साथ ही हम उस बुलंद आवाज की भी बात करेंगे जिसने सत्ता के गलियारों तक यह संदेश पहुंचा दिया है कि पेंशनर्स की बदहाली अब किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राष्ट्रीय संघर्ष समिति के आह्वान पर हुए एक दिवसीय कार्यक्रम में आदरणीय ओम शंकर जी ने जो हंकार भरी है, उसने पेंशनरों के आंदोलन में एक नई ऊर्जा का संचार किया है। इसलिए हम आप सभी सम्माननीय पेंशन धारकों से और उन सभी दर्शकों से जो इस महत्वपूर्ण मुद्दे से जुड़े हैं, यह विनम्र निवेदन करते हैं कि आज हमारे साथ अंत तक बने रहें। यह केवल एक खबर नहीं, बल्कि लाखों लोगों के जीवन और सम्मान से जुड़ा एक महाअभियान है। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने सभी पेंशन धारक मित्रों और दोस्तों के साथ साझा अवश्य करें, ताकि पेंशन से जुड़ी हर बड़ी, सच्ची और तथ्यों पर आधारित खबर उन तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, बिना किसी और देरी के इन तमाम खबरों के महासागर में गोता लगाते हैं और जानते हैं हर पहलू को पूरी गहराई से। सबसे पहले बात उस सबसे बड़े सवाल की जो आज हर पेंशन भोगी की जुबान पर है। क्या वाकई कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने अदालत में हार मान ली है? क्या उसने उस फैसले को स्वीकार कर लिया है जो 78 लाख पेंशन भोगियों के जीवन को हमेशा के लिए बदलने की ताकत रखता है? जी हां, सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है वह इसी ओर इशारा कर रही है। वर्षों से कानूनी दांवपेंच में उलझाने वाला संगठन अब सर्वोच्च न्यायालय के स्पष्ट और कठोर रुख के आगे नतमस्तक होता दिख रहा है। न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पेंशन कोई भीख नहीं, बल्कि कर्मचारी का अधिकार है जिसे सम्मानजनक तरीके से प्रदान किया जाना चाहिए। इस ऐतिहासिक फैसले के केंद्र में है वह मांग जिसे पेंशन भोगी वर्षों से दोहरा रहे थे। न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 रुपये किया जाए और उसे महंगाई भत्ते से जोड़ा जाए। अब सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश ने इस मांग पर अपनी मुहर लगा दी है। यह आदेश उन लाखों बुजुर्गों के लिए आशा की एक ऐसी किरण है जो अपने जीवन की सांझ में आर्थिक असुरक्षा के घने अंधेरे में जीने को मजबूर थे। यह फैसला केवल एक आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि उन रिटायर्ड कर्मचारियों के आत्मसम्मान की बहाली है जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण में लगा दिया और सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ रहा था। आइए
अब हम सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक आदेश के हर एक पहलू को परत दर परत समझने का प्रयास करते हैं। यह फैसला आखिर किन तर्कों और दलीलों के आधार पर दिया गया और इसका जमीनी स्तर पर क्या और कैसे प्रभाव पड़ेगा। वर्षों से ईपीएस 95 पेंशन का मामला देश की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन था। पेंशन भोगी संगठन लगातार यह दलील दे रहे थे कि 1995 में जब यह योजना शुरू हुई थी, तब के आर्थिक हालात और आज के आर्थिक हालात में जमीन आसमान का अंतर है। उस समय निर्धारित की गई मामूली पेंशन राशि आज के समय में पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुकी है। उनका तर्क था कि जिस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है, वहां 1000 रुपये महीने में एक व्यक्ति अपने भोजन, आवास और सबसे महत्वपूर्ण अपनी दवाइयों का खर्च कैसे उठा सकता है। यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का सीधा सीधा उल्लंघन है। पेंशन भोगियों की ओर से पेश हुए वकीलों ने अदालत के समक्ष देश की भयावह जमीनी हकीकत को रखा। उन्होंने बताया कि कैसे कई पेंशन भोगी अपनी गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, कैसे कई लोग अपने बच्चों पर बोझ बनकर रह गए हैं और कैसे कई लोगों को इस उम्र में भी छोटे मोटे काम करके अपना पेट पालना पड़ रहा है। यह दलीलें इतनी मार्मिक और शक्तिशाली थीं कि उन्होंने न्यायालय के विवेक को झकझोर कर रख दिया। दूसरी ओर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ और केंद्र सरकार लगातार एक ही दलील दे रही थी, फंड में पैसे की कमी है। उनका कहना था कि यदि पेंशन को 7,500 रुपये प्रतिमाह किया जाता है तो इससे पेंशन फंड पर एक असहनीय बोझ पड़ेगा और पूरा ढांचा चरमरा सकता है। उन्होंने एक्चुरियल डेफिसिट यानी बीमांकिक घाटे का हवाला दिया और यह साबित करने की कोशिश की कि इस बढ़ोतरी के लिए उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं है। लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय ने इन दलीलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। माननीय न्यायाधीशों ने अपनी टिप्पणी में जो कहा वह इस देश के सामाजिक सुरक्षा के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। अदालत ने कहा, पेंशन एक आस्थगित वेतन है, यह कोई खैरात या दान नहीं है। यह एक कर्मचारी का अपनी दशकों की सेवा के बदले अर्जित किया गया अधिकार है। सरकार और ईपीएफओ का यह कर्तव्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि यह अधिकार केवल कागज पर न रहे बल्कि वास्तविकता में उन तक पहुंचे। वित्तीय बाधाओं का हवाला देकर आप किसी को उसके गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। अदालत ने ईपीएफओ के प्रबंधन पर भी तीखे सवाल उठाए। न्यायाधीशों ने पूछा कि यदि फंड में घाटा था तो उसे समय रहते दूर करने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए? क्या फंड के निवेश को बेहतर बनाने और उसके प्रबंधन को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रयास किए गए? सिर्फ फंड की कमी का रोना रोकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ा जा सकता। और फिर आया वह ऐतिहासिक क्षण जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। इस फैसले के मुख्य बिंदु कुछ इस प्रकार हैं जो हर ईपीएस 95 पेंशन भोगी को जानने चाहिए। पहला और सबसे महत्वपूर्ण, न्यूनतम पेंशन राशि को मौजूदा 1000 रुपये से बढ़ाकर सीधे 7,500 रुपये प्रतिमाह करने का निर्देश दिया गया है। यह लगभग 7.5 गुना की वृद्धि है। एक ऐसी छलांग जिसकी कल्पना शायद कुछ महीने पहले तक किसी ने नहीं की होगी। यह राशि इन बुजुर्गों को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएगी बल्कि उन्हें समाज में एक सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर भी प्रदान करेगी। दूसरा, और यह शायद इस फैसले का सबसे क्रांतिकारी पहलू है, अदालत ने पेंशन को महंगाई से जोड़ने का निर्देश दिया है। इसका अर्थ है कि भविष्य में जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, पेंशन की राशि में भी स्वतः वृद्धि होती जाएगी। इसके लिए पेंशन के साथ महंगाई भत्ता डीएनएस अलाउंस डीए का एक घटक जोड़ा जाएगा, जिसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाएगी और समय समय पर संभवतः वर्ष में 2 बार इसे संशोधित किया जाएगा। यह एक स्थायी समाधान है जो पेंशन भोगियों को भविष्य में बार बार अदालतों और सरकारों के चक्कर काटने से मुक्ति दिलाएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि उनकी पेंशन का वास्तविक मूल्य समय के साथ कम न हो। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार और ईपीएफओ को इस फैसले को लागू करने के लिए एक स्पष्ट समय सीमा दी है। अदालत ने निर्देश दिया है कि इस प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कतई नहीं होनी चाहिए और इसे जल्द से जल्द जमीनी स्तर पर उतारा जाना चाहिए
ताकि इसका लाभ उन लाखों लाभार्थियों तक पहुंच सके जो बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया को प्रभावी होने में 2 से 3 महीने का समय लग सकता है। इसका मतलब है कि बहुत जल्द, शायद अगली तिमाही से ही, पेंशन भोगियों के बैंक खातों में बढ़ी हुई पेंशन की राशि आनी शुरू हो सकती है। चौथा, इस फैसले से एक और बड़ी उम्मीद जगी है और वह है एरियर यानी बकाया राशि के भुगतान की। कई कानूनी विशेषज्ञ यह मान रहे हैं कि अदालत इस फैसले को पूर्व प्रभाव से यानी रेट्रोस्पेक्टिव आधार पर लागू करने का आदेश दे सकती है। यदि ऐसा होता है तो इसका मतलब होगा कि पेंशन भोगियों को पिछले कुछ महीनों या यहां तक कि वर्षों की बढ़ी हुई पेंशन का अंतर भी एक मुश्त राशि के रूप में मिल सकता है। यह उनके लिए एक बहुत बड़े जैकपॉट की तरह होगा, जो उनकी तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में एक बड़ी राहत साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं है, यह एक सामाजिक न्याय का दस्तावेज है। इसने यह साबित कर दिया है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज, भले ही वह कितनी भी कमजोर क्यों न हो, अनसुनी नहीं रह सकती। इसने यह भी दिखाया है कि न्याय की राह भले ही लंबी और कठिन हो, लेकिन अंततः सत्य की ही विजय होती है। अब सवाल यह उठता है कि जिस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने वर्षों तक इस बढ़ोतरी का विरोध किया, वह अब इस फैसले को कैसे स्वीकार कर रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, अदालत में ईपीएफओ ने इस फैसले को स्वीकार करने की बात कही है, लेकिन इस स्वीकृति के पीछे की कहानी क्या है? क्या यह संगठन का हृदय परिवर्तन है या फिर अदालती अवमानना की कार्रवाई से बचने का एक रणनीतिक कदम? अंदरूनी सूत्रों की मानें तो सर्वोच्च न्यायालय के कठोर रुख और स्पष्ट निर्देशों के बाद ईपीएफओ के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं था। संगठन के शीर्ष अधिकारियों को यह एहसास हो गया था कि अब इस मामले को और अधिक खींचना संभव नहीं है और इससे न केवल संगठन की छवि खराब होगी, बल्कि उन्हें अदालत की नाराजगी का भी सामना करना पड़ सकता है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि यदि इन निर्देशों का पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जा सकती है। यही वह बिंदु था जहां पेंशनभोगी संगठनों की एक और दलील ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जब ईपीएफओ बार बार फंड की कमी का हवाला दे रहा था, तो संगठनों के नेताओं ने एक बेहद तार्किक और भावनात्मक तर्क सामने रखा। उन्होंने कहा, ठीक है, अगर आपके पास हमें सम्मानजनक पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, तो हमें हमारा पैसा वापस कर दीजिए। वह पूरा पैसा जो हमारे वेतन से हमारी युवावस्था में काटा गया था, उसे आज के मूल्य और उचित ब्याज के साथ हमें लौटा दिया जाए। हम अपना बुढ़ापा खुद संवार लेंगे। इस एक तर्क ने ईपीएफओ को निरुत्तर कर दिया, क्योंकि संगठन यह अच्छी तरह से जानता था कि यदि सभी 78 लाख पेंशन भोगियों का पूरा पैसा ब्याज सहित लौटाना पड़ा, तो वह राशि पेंशन बढ़ाने पर आने वाले खर्च से कई गुना अधिक होगी। यह एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने ईपीएफओ के वित्तीय घाटे के तर्क की हवा निकाल दी। अब ईपीएफओ के अधिकारी इस फैसले को लागू करने की तैयारियों में जुट गए हैं। यह एक विशाल और जटिल प्रक्रिया है। देश भर के 78 लाख पेंशन भोगियों के डेटा को अपडेट करना, उनके पेंशन की नई गणना करना, सॉफ्टवेयर सिस्टम में आवश्यक बदलाव करना और सबसे महत्वपूर्ण, अतिरिक्त फंड की व्यवस्था करना, यह सब कुछ एक बड़ी चुनौती है। सरकार को भी इस प्रक्रिया में अपनी भूमिका निभानी होगी और ईपीएफओ को आवश्यक बजटीय सहायता प्रदान करनी होगी। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले हफ्तों में इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना जारी की जा सकती है, जिसमें पूरी प्रक्रिया और समय सीमा का खुलासा किया जाएगा। यह जीत जितनी सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की है, उतनी ही उन लाखों पेंशन भोगियों के अटूट संघर्ष की भी है। यह उन गुमनाम नायकों की जीत है जिन्होंने दशकों तक इस लड़ाई को जीवित रखा। इसी संघर्ष की एक महत्वपूर्ण कड़ी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में देखने को मिली। लखनऊ में आयोजित पेंशन धारकों की अहम बैठक इस आंदोलन के एक नए अध्याय का प्रतीक थी। देश के विभिन्न कोनों से आए पेंशन भोगी नेताओं और सदस्यों ने इस बैठक में भाग लिया। इस बैठक का मुख्य एजेंडा दिल्ली में होने वाले भविष्य के आंदोलनों की रणनीति तैयार करना और सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद की स्थिति पर विचार विमर्श करना था। बैठक में मौजूद हर एक चेहरे पर एक संतोष का भाव तो था,
लेकिन साथ ही एक दृढ़ संकल्प भी था कि जब तक बढ़ी हुई पेंशन का पैसा उनके खाते में नहीं आ जाता, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस बैठक में राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रमुख नेताओं में से एक, श्री ओम शंकर जी ने जब माइक संभाला, तो उनके शब्दों ने वहां मौजूद सभी लोगों में एक नया जोश भर दिया। उन्होंने गरजते हुए कहा, बहुत हुआ सम्मान, बहुत हुआ इंतजार। अब हम और अपमान सहने को तैयार नहीं हैं। हमारे साथियों ने सड़कों पर दम तोड़ा है, भूख हड़तालें की हैं, लाठियां खाई हैं। यह कोई खैरात नहीं है जो हम मांग रहे हैं। यह हमारा हक है, हमारा स्वाभिमान है। और हम सरकार और ईपीएफओ को यह स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि पेंशनर्स की यह बदहाली अब कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यदि इस फैसले को लागू करने में कोई आनाकानी या देरी की गई, तो यह आंदोलन इतना विकराल रूप ले लेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। उनके इस भाषण ने यह स्पष्ट कर दिया कि पेंशनभोगी अब केवल आश्वासनों पर जीने वाले नहीं हैं। वे परिणाम चाहते हैं, और वह भी तत्काल। लखनऊ की इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जब तक सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना जारी नहीं हो जाती, तब तक दबाव बनाए रखने के लिए जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने का कार्यक्रम जारी रहेगा। साथ ही दिल्ली में एक विशाल विजय रैली के आयोजन की भी योजना बनाई गई, जिसमें देश भर से लाखों पेंशनभोगी शामिल होकर अपनी एकता और शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। यह संघर्ष केवल पैसों का नहीं है, यह अस्तित्व और सम्मान की लड़ाई है। आइए एक क्षण के लिए उन परिस्थितियों को समझते हैं जिन्होंने इन बुजुर्गों को इतना उग्र आंदोलन करने पर मजबूर कर दिया। आप कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति जिसने किसी सरकारी या निजी क्षेत्र की कंपनी में अपने जीवन के 30 से 40 साल दिए, अपनी मेहनत और पसीने से उस संस्था को सींचा, यह सोचकर कि सेवानिवृत्ति के बाद उसे एक सुरक्षित भविष्य मिलेगा। उसने कर्मचारी भविष्य निधि योजना में नियमित रूप से योगदान दिया। इस योगदान का एक हिस्सा 8.33% कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 में जाता था, इस वादे के साथ कि यह उसके बुढ़ापे का सहारा बनेगा। लेकिन जब वह सेवानिवृत्त हुआ तो उसे क्या मिला? किसी को 800 रुपये, किसी को 1000, तो किसी को 1500 रुपये मासिक पेंशन। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि आज के समय में, जब एक गैस सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये से अधिक है, जब डॉक्टर की एक बार की फीस 500 से 1000 रुपये है, जब सामान्य दवाइयों का मासिक खर्च 2 से 3000 रुपये है, तो कोई व्यक्ति केवल 1000 रुपये में अपना पूरा महीना कैसे गुजार सकता है? यह एक क्रूर मजाक नहीं तो और क्या है। यह वही वजह थी जिसने ईपीएस 95 यूनियन और राष्ट्रीय संघर्ष समिति जैसे संगठनों को जन्म दिया। इन संगठनों ने पेंशन भोगियों को एकजुट किया और एक लंबी और कठिन लड़ाई शुरू की। यह लड़ाई कई मोर्चों पर लड़ी गई, सड़कों पर, प्रेस में और अदालतों में। कमांडर अशोक राउत जैसे नेताओं के नेतृत्व में इस आंदोलन ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई। उन्होंने प्रधानमंत्री से लेकर वित्त मंत्री और श्रम मंत्री तक हर दरवाजे पर दस्तक दी, हजारों पत्र लिखे, लाखों ट्वीट किए और देश का ध्यान इस गंभीर मानवीय संकट की ओर आकर्षित किया। यह जानना भी दिलचस्प है कि ईपीएस 95 योजना वास्तव में है क्या और इसमें कौन कौन लोग आते हैं। यह योजना 1995 में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ द्वारा शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। इस योजना के तहत वे सभी कर्मचारी आते हैं जो ईपीएफओ के सदस्य हैं। नियम के अनुसार कर्मचारी के मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 12% हिस्सा पीएफ में जाता है और इतनी ही राशि नियोक्ता यानी कंपनी द्वारा भी जमा की जाती है। नियोक्ता के 12% हिस्से में से 8.33% हिस्सा ईपीएस यानी पेंशन फंड में जमा होता है, जबकि शेष 3.67% पीएफ में जाता है। यही पेंशन फंड सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन का स्रोत बनता है। इस योजना में वे कर्मचारी शामिल हैं जिनका मासिक वेतन योगदान के समय 15,000 रुपये तक था। हालांकि यह योजना दशकों पुरानी है, लेकिन इसकी पेंशन राशि कम होने के कारण यह हमेशा से विवादों में रही है। अब जब सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें सीधे तौर पर हस्तक्षेप किया है, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस योजना में एक नई ऊर्जा
और सार्थकता का संचार हुआ है। अब बात करते हैं भविष्य की। इस फैसले के लागू होने के बाद पेंशन भोगियों के जीवन में क्या बदलाव आएंगे और आगे की संभावनाएं क्या हैं? सबसे पहला और सीधा प्रभाव उनकी आर्थिक स्थिति पर पड़ेगा। 7,500 रुपये की मासिक पेंशन, जो महंगाई भत्ते के साथ समय समय पर बढ़ेगी, उन्हें एक बहुत बड़ी राहत देगी। वे अपनी दवाइयों, अपने भोजन और अपनी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। यह उन्हें वह आर्थिक स्वतंत्रता देगा जिसके वे हकदार हैं। इससे उनका आत्मविश्वास और आत्मसम्मान वापस लौटेगा। दूसरा, इसका एक बड़ा सामाजिक प्रभाव भी होगा। जब घर के बुजुर्ग आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होते हैं तो परिवार में भी उनका सम्मान बढ़ता है। वे अपने नाती पोतों को छोटे मोटे उपहार दे सकेंगे, अपनी इच्छा से कुछ खर्च कर सकेंगे। ये छोटी छोटी खुशियां उनके जीवन की गुणवत्ता में एक बड़ा सुधार लाएंगी। तीसरा, इस फैसले ने भविष्य के लिए भी रास्ते खोल दिए हैं। यह उम्मीद की जा रही है कि सरकार अब पेंशन प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और न्याय संगत बनाने की दिशा में काम करेगी। पेंशन भोगियों की लंबे समय से मांग रही है कि उन्हें मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी प्रदान की जाए। हो सकता है कि इस ऐतिहासिक फैसले के बाद सरकार इस मांग पर भी गंभीरता से विचार करे। हालांकि यह सब कुछ इतना आसान भी नहीं है। इस फैसले को जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेदारी अब सरकार और ईपीएफओ के कंधों पर है। उन्हें तेजी से और पूरी पारदर्शिता के साथ काम करना होगा। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि हर एक पात्र पेंशन भोगी तक इस लाभ का एक एक पैसा बिना किसी देरी और भ्रष्टाचार के पहुंचे। यह भी महत्वपूर्ण है कि पेंशन भोगी संगठन अपनी निगरानी बनाए रखें। उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि सरकार और ईपीएफओ द्वारा जारी की जाने वाली अधिसूचना सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की मूल भावना के अनुरूप हो। किसी भी प्रकार की ढिलाई या आनाकानी का तुरंत और संगठित रूप से विरोध करना होगा। अंत में हम कह सकते हैं कि ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के लिए यह एक नए युग की शुरुआत है। यह दशकों के अंधकार के बाद न्याय के सूर्योदय का क्षण है। सर्वोच्च न्यायालय के इस ऐतिहासिक फैसले ने यह साबित कर दिया है कि यदि संघर्ष सच्चा हो और इरादे नेक हों तो जीत अवश्य मिलती है। यह फैसला न केवल उन 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए बल्कि भारत की पूरी न्याय प्रणाली और लोकतंत्र के लिए एक मील का पत्थर है। हम जीओवी प्राइम की पूरी टीम की ओर से सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को उनके इस लंबे और कठिन संघर्ष में मिली ऐतिहासिक सफलता के लिए हार्दिक बधाई देते हैं। आपकी दृढ़ता और आपके धैर्य ने आज करोड़ों चेहरों पर मुस्कान ला दी है। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि 78 लाख पेंशन भोगियों के लिए एक बहुत बड़ा और सकारात्मक फैसला आया है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने अदालत के उस फैसले को स्वीकार कर लिया है जो ईपीएस 95 के पेंशनरों के लिए एक अभूतपूर्व सौगात लेकर आया है। सर्वोच्च न्यायालय के नए आदेश के अनुसार अब आप सभी को 7,500 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन मिलेगी और यह राशि महंगाई के साथ बढ़ती भी रहेगी। हालांकि इस सुनहरे सपने को हकीकत में बदलने में अभी 2 से 3 महीने का समय लग सकता है, लेकिन उम्मीद की यह किरण अब एक धधकती हुई मशाल बन चुकी है। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार और संबंधित एजेंसियां इस मामले की गंभीरता और मानवीय पहलू को समझते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करेंगी और इन लाखों बुजुर्गों को वह सम्मान और सुरक्षा प्रदान करेंगी जिसके वे जीवन भर इंतजार करते रहे। यह थी हमारी आज की विस्तृत रिपोर्ट। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो वे भी आप पूछ सकते हैं। हम आपके हर सवाल का जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस महत्वपूर्ण वीडियो को अपने सभी मित्रों, परिवारजनों और विशेषकर हर पेंशनभोगी तक पहुंचाना सुनिश्चित करें। आपके एक शेयर से किसी जरूरतमंद तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंच सकती है। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए जीओवी प्राइम। नमस्कार।